तो देखिए स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक ले रहे हैं, दिस इज असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशन। तो ट्रस्ट वगैरह जैसे स्कूल्स हैं, लाइब्रेरी वगैरह हैं, वो ट्रस्ट के अंडर में चलती हैं। तो कुछ डेफिनेशन है, ट्रस्ट किसको कहते हैं। ऑथर ऑफ द ट्रस्ट यानी जो मेन अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है, ट्रस्ट डीड के रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, बेनिफिशियरी उसके कौन होंगे, ट्रस्ट की प्रॉपर्टी क्या होगी, ट्रस्टी कौन कहलाएंगे जो मेंबर हैं, वो है सब द कॉन्फ्रेंस। तो ट्रस्ट के कई टाइप्स वगैरह होते हैं, थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकल में इनका कोई यूज नहीं है। क्रिएशन के बेसिस पर हो सकता है, ऑब्जेक्ट के बेसिस पर हो सकता है, ओरल ट्रस्ट भी हो सकती है, और रजिस्टर्ड जिसका गवर्नमेंट में आप रजिस्टर्ड कराओ ऐसा भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट के बेसिस पे प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है, पब्लिक में चैरिटेबल भी हो सकती है, रिलीजियस भी हो सकती है, दोनों का मिक्स भी हो सकता है। अलग अलग टाइप की आपकी ट्रस्ट हो सकती है, पर न्यूमेरिकल का इससे कोई लेना देना नहीं है। आप थ्योरी में अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चीज को पढ़ लीजिएगा, बाकी न्यूमेरिकल में इसका कुछ नहीं आएगा। देखो, टैक्स असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट करना हो, द कंप्लायंस ऑफ द फॉलोइंग मेन कंडीशन, कुछ कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तो फिर अपन उसको काम को देखते हैं। सबसे पहले है कि ट्रस्ट मस्ट हैव बीन क्रिएटेड फॉर एनी लॉफुल पर्पस, और ट्रस्ट की प्रॉपर्टी का जो आप यूज करेंगे वो भी उस लीगल ऑब्लिगेशन में करेंगे जो कि उसके लिए फिक्स किया गया है। द प्रॉपर्टी शुड बी हेल्ड फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस होनी चाहिए, इसका भी अपन को ध्यान रखना चाहिए। तो क्रिएटेड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1962, द फर्दर कंडीशंस आर, उसकी भी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन है, द ट्रस्ट शुड नॉट बी क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी के लिए नहीं होना चाहिए, वो फ्री फॉर ऑल होना चाहिए। No part of the income should ensure directly or indirectly for the benefit of the सेटलर और अदर स्पेसिफाइड पर्सन को बेनिफिट देने के लिए नहीं होनी चाहिए कि किसी ने कोई पर्सनल बेनिफिट के लिए कोई ट्रस्ट बना रखी हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। द प्रॉपर्टी शुड बी हेल्ड होली और चैरिटेबल पर्पस, पूरी तरह वो चैरिटेबल पर्पस के काम में आनी चाहिए, पार्टली से काम नहीं चलेगा। तो ये बेसिक कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। और द ट्रस्ट शैल अप्लाई फॉर रजिस्टर्ड विद द कमिश्नर, उनको रजिस्टर्ड होना चाहिए। और अब इसके लिए बस बेसिक कंडीशन आपको ये ध्यान देनी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द असेसमेंट ऑफ द ट्रस्ट दैट इफ ऑल द अबव कंडीशंस आर फुलफिल्ड, 15% of income or trust is always exempted from tax and remaining 85% income is also exempted अगर वो ये ट्रस्ट जो है यूज कर लेती है अपने चैरिटेबल पर्पस के लिए। तो अब इनकम और चैरिटेबल ट्रस्ट क्या हो गया, 15% तो हमेशा एग्जेम्प्ट है, और 85% एग्जेम्प्ट हो सकती है अगर उसको अप्लाइड कर दिया जाए उन पर्पस के लिए जिस पर्पस के लिए ट्रस्ट को बनाया गया है। तो देखिए अपन कुछ एक नाम इसमें आएंगे, डोनेशन इन काइंड जो है वो भी मिल सकता है, एनोनिमस डोनेशन भी होता है, इट इज ये बाद में डिस्कशन में आएगा। अपन इलस्ट्रेशन नंबर 1 ले रहे हैं इसके लिए प्रैक्टिस के लिए, जिससे कि रूल वगैरह अपने काम में आए, क्योंकि जितने डिटेल में रूल दिए होते तो काम ही नहीं आते। लिखा है ऋषिका चैरिटेबल ट्रस्ट डिराइव द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, क्या दे रखी है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस 540, 315 received in cash and remaining balance 225 is to be received in the year in this, मतलब बाकी की मिलेगी, अभी मिली नहीं है। कुछ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मिले 9,65,000, आउट ऑफ विच 660 इज विद स्पेसिफिक डायरेक्शन दैट इट शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉर्पस ऑफ द ट्रस्ट, यानी कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ मिलेगी इस डोनेशन का आपको क्या यूज करना है। डूइंग द प्रीवियस ईयर ऋषिका चैरिटेबल ट्रस्ट स्पेंट ओनली 85,000 फॉर द चैरिटेबल पर्पस। Determine the taxable income on the assumption that the trust has obtained extension of time, कहीं को और टाइम मिल गया है यूज करने के लिए, applying the unrealized income of 225 in the year of respect of this, whereas it actually spent 48,000 in this and 152 in the this, यानी अलग अलग सालों का कंजम्पशन आपको दे रखा है। तो शुरू से देखें, सबसे पहले 5,40,000 की आपको इनकम है, इसमें से 315 मिली है, बाकी नहीं मिली है, तो कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट जो है वो पूरी इनकम को ही लेगी, 540 पूरी को लिए, चाहे मिली हो चाहे नहीं मिली हो, ड्यू हो गई तो वो आपकी टैक्सेबल होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा यहाँ आपकी वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन मिले 965, जिसमें 660 के कॉन्ट्रीब्यूशन स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक यानी वो किसी टास्क के लिए दिए गए, वो टास्क में ही यूज हो सकते हैं, तो वो इनकम नहीं कहलाएगी। इसीलिए वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन में से जो स्पेसिफिक डोनेशंस हैं उनको हटा दीजिए, बाकी की इनकम आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपकी निकल जाएगी टोटल इनकम। अब हम जानते हैं टोटल इनकम का 15% तो एग्जम्पशन है ही, तो 845 का 15% आपका लेस हो जाएगा, बाकी बैलेंस आपकी इनकम ही आ गई।
अब इस इनकम में से गवर्नमेंट ने कहा अगर आप स्पेसिफाइड पर्पस के लिए खर्च कर दोगे तो हम आपको एग्जाम कर देंगे। 15% तो कंपलसरी, वो तो सबको मिलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। पर बाकी का तभी मिलेगा जब आपने खर्चा किया है। तो इन्होंने खर्चा इस साल कितना किया है? इन्होंने खर्चा किया केवल 85,000। ध्यान देना, उन्होंने इस साल में जो खर्चा किया वो सिर्फ 85,000 लेस किया है। तो 85,000 का खर्चे का डिडक्शन आपको मिल जाएगा। तो अब आपकी 633 की इनकम आपकी बच गई। ठीक है, इसमें भी 2,25,000 रुपए की इनकम अभी तक आपको मिली नहीं है। ये देखो, 2,25,000 की अभी तक मिली नहीं है। तो जो रियलाइज नहीं हुई, गवर्नमेंट अब उसको हटा सकती है। अब आप उसको हटा सकते हैं, तो ये 2,25,000 रुपए हट जाएंगे। बाकी के टैक्सेबल इनकम आपकी मानी जाएगी। इस बाकी की इनकम पर आपको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। बाकी की इनकम के लिए दे रखा है कि जो 2,25,000 रुपए यहाँ टैक्सेबल नहीं हुए तो अगले साल मिलेंगे। तो उसमें अगले साल का खर्चा भी दे रखा है, तो वो आपका लेस हो जाएगा, रिमेनिंग आपकी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। तो इस तरीके से ये आगे के आगे जो प्रोसेस है वो आपका चलता जाता है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखते हैं। A trust holding property wholly the charitable purpose in India earned rupees 2 lakh during the year 1920 but received only 150 out of such income। मिले इसको 1.5 लाख ही है, लेकिन एक बार तो पूरा 2 लाख ही टैक्सेबल होगा। फिर जो 50,000 रुपए नहीं मिले ना, वो नीचे जाके लेस हो जाते हैं। ये भी अपना हमने प्रोसेस देखा है। पर एक बार तो ऊपर के लिए 2 लाख ही पूरा हो जाएगा, क्योंकि 15% उसी के हिसाब से होगा। Out of the 150 set apart 30,000 to be used for charitable purpose in future and spent rupees 120। अच्छा, 1,20,000 रुपए अभी खर्च कर दिए आपने। ठीक है, तो 15% तो सभी को एग्जम्पशन मिलता है, वो तो लेस हो ही जाएगा। बाकी की इनकम बची 170। 170 में से 120 आपने खर्च कर दिए, ऐसा आपने को यहाँ दिया गया है, तो 120 लेस हो गया। बाकी की इनकम बची 50,000, और इस 50,000 में से वो 50,000 जो कि अभी तक मिले नहीं है उनको लेस कर दिया, तो टैक्सेबल इनकम ट्रस्ट की जो आ गई वो आपकी 0 आ गई। इलस्ट्रेशन नंबर 3 देख रहे हैं। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अ चैरिटेबल ट्रस्ट डिराइव द फॉलोइंग इनकम। क्या क्या इनकम मिली देखें। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन आउट ऑफ 20,90,000 विद स्पेसिफिक डायरेक्शन। डायरेक्शन अलग है उसका कि इसका क्या करना है। तो कुल मिला के तो 41,10,000 मिली, उसमें से 20,90 स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ उसको हटा दो, बाकी की टैक्सेबल हो जाएगी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड इन ट्रस्ट 2 लाख मिला, तो वो 2 लाख टैक्सेबल हो जाएगा। टोटल इनकम आपकी आ गई 22,20,000। कहता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर द ट्रस्ट स्पेंड 219,610। पहले तो 15% एग्जम्पशन तो मिलना ही है, तो 20,20,000 का 15% का एग्जम्पशन आप दे दो, रिमेनिंग इनकम बच गई। फिर आपने खर्च किए 2,19,610, तो जितने रुपए खर्च कर दिए वो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। बाकी टैक्सेबल इनकम बच गई 16,67,390। आगे लिखा है एंड सेट अपार्ट 7,46,000 फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ चैरिटेबल पर्पस। चैरिटेबल हॉस्पिटल के लिए 7,46,000 रुपए निकाल दिए, तो ये भी चैरिटेबल पर्पस के लिए खर्च हो रहे हैं। तो लेस अमाउंट सेट अपार्ट फॉर चैरिटेबल हॉस्पिटल अंडर सेक्शन 11(2). तो अगर आप ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन कराएंगे उसके लिए पैसा आपने अभी से अलग रख छोड़ा है, तो वो आपका एग्जाम्पशन हो सकता है, उसे लेस कर दो, ये आपकी नेट इनकम आ जाएगी। अब ये 7,46,000 अगले साल जब आपने अपार्ट किया तो उसको अगले साल कंसिडर करेंगे। अगले साल आपको यूज करना चाहिए था। अब आगे क्या लिखा है देखो, इसमें लिखा था 31 मार्च 2025 तक आपका हॉस्पिटल बन जाएगा, तब तक यूज करना है। पर 31 मार्च 2025 तक आप यूज केवल 465 ही कर पाए। तो जब असेसमेंट ईयर 2025-26 आएगा तब आपको 465 का तो इसमें से एग्जाम्पशन मिल जाएगा, पर बाकी के 281 जो है वो आपके टैक्सेबल हो जाएंगे, क्योंकि आपने अभी तक उस टाइम लिमिट के अंदर उस हॉस्पिटल के ऊपर पूरा पैसा खर्च नहीं किया है। यानी आप केवल पैसा अलग कर देने से काम नहीं होता, आपको वो सारा पैसा खर्च करके ऑडिट करा के दिखाना पड़ेगा। अदरवाइज जो एग्जाम्पशन मिला था वो कैंसिल हो जाएगा, और ये 2,81,000 आगे जाके दोबारा से टैक्सेबल हो जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 4 देख रहे हैं। अब एनोनिमस डोनेशन भी आ जाएगा, जो आपके एक तरीके से अननोन डोनेशन आपके होते हैं। द ट्रस्ट रिसीव द फॉलोइंग डोनेशन। डोनेशन मिले, क्या क्या मिला। वॉलंटरी डोनेशन विद द कंडीशन दैट इट विल फ्रॉम पार्ट ऑफ कॉर्पस। ठीक है, 20 लाख रुपए का वॉलंटरी डोनेशन मिला। वॉलंटरी डोनेशन विदाउट एनी कंडीशन 15 लाख का है। ये तो कंडीशन के साथ मिला, कंडीशन का मतलब ऑब्लिगेशन के साथ हो गया, तो वो नहीं अपन को देखना, वो तो उसी काम में ही यूज आएगा। विदाउट एनी कंडीशन है तो ये आपका एकदम वॉलंटरी है, ये 15 लाख रुपए आपका टैक्सेबल होगा। एनोनिमस डोनेशन मिला 10 लाख का, तो उसमें से लिखा है ट्रस्ट यूटिलाइज द डोनेशन 10 लाख फॉर द चैरिटेबल पर्पस। देखिए इसके लिए आपको एक रूल और अलग से समझना पड़ेगा।
anonymous donation which is not taxable under section 115 BBC at the rate of 30%, जिसपे टैक्स नहीं लगेगा, उसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें आपको जितने भी टोटल डोनेशन मिले हैं 20 लाख, 15 लाख और 10 लाख, उनका टोटल करिए, उसका 5% करो, दैट इज 2,25,000, या रुपए 1 लाख, दोनों में से जो ज्यादा हो, यानी 2,25,000 या 1 लाख, ध्यान देना 2,25,000 या रुपए 1 लाख, दोनों में से जो ज्यादा हो तो 2,25,000 रुपए होते हैं। ये 2,25,000 रुपए जो हैं वो आपका एनोनिमस डोनेशन माना जाएगा, और ये एनोनिमस डोनेशन आपका यहाँ टैक्सेबल हो जाएगा। कुल मिलाकर टैक्सेबल इनकम आ गई 17,25,000। अब इसमें से जो 17,25,000 है उसका 15% जो है यानी 2,58,000 तो आपका एग्जेम्प्ट है। और यहाँ लिखा था ट्रस्ट यूटिलाइज डोनेशन ऑफ 10 लाख फॉर चैरिटेबल पर्पस, इसका भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। कुल मिला के डिडक्शन हो गया 12,58,750 का। तो टैक्सेबल इनकम एट नॉर्मल रेट आपकी आ गई 4,66,250। देखिए इसमें ऐसा है कि अब जब 30% आप टैक्स लगाएंगे एनोनिमस पे, वो कैसे लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है एनोनिमस डोनेशन मिला था 10 लाख रुपए, तो वो 10 लाख रुपए लिया, उस 10 लाख में से 2,25,000 तो नॉर्मल रेट में चला गया, तो बाकी का बचा 7,75,000 का एनोनिमस डोनेशन जो कि नॉर्मल में नहीं गया। तो उस जो नॉर्मल में नहीं गया उस पर टैक्स की रेट क्या लगेगी, उस पर 30% की रेट जो है वो आपकी लग जाएगी। इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ इनकम एंड इट्स एप्लीकेशन आपको दे रखी है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस है 15 लाख, तो ये 15 लाख आ गया। देन है वॉलंटरी डोनेशन आपको मिले 80 लाख के, ये 80 लाख आ गया। वॉलंटरी डोनेशन फॉर एनोनिमस पर्सन आपको 30 लाख के मिले, तो 30 लाख का ये हो गया। और वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन फॉर आइडेंटिफाइड पर्सन विदाउट एनी डायरेक्शन, वो भी 40 लाख आ गया। कुल मिला के डोनेशन मिले 1,50,000 रुपए के। अब इस 1,50,00,000 के, 1,50,00,000 का 5% या रुपए 1 लाख, दोनों में से जो ज्यादा हो तो वो हो गया 7.5 लाख। 7.5 लाख रुपए आपका यहाँ एनोनिमस डोनेशन का टैक्सेबल हो गया। अच्छा देखिए यहाँ जो आपको डोनेशन दिया गया ये जो 80 लाख का है, वॉलंटरी डोनेशन फॉर कॉर्पस ट्रस्ट और आइडेंटिफाइड पर्सन से मिला 80 लाख, तो डोनेशन तो ये है, लेकिन इसका यूज तो कुछ हुआ ही नहीं। जब यूज कुछ नहीं हुआ तो फिर इसको यहाँ टैक्सेबिलिटी के अंदर नहीं लिया गया है, और यहाँ टोटल आपका कर दिया गया, टोटल आ गया 62,50,000। 15% आपको एग्जाम्पशन मिलता ही है। और चैरिटेबल पर्पस के लिए अब कौन कौन सा आपका यूज हुआ वो आप देखिए कि एक तो आपका 30 लाख ये यूज हुआ क्योंकि लिखा है अप्लाइड, और एक 10 लाख अप्लाइड ये हुआ, एप्लीकेशन इन्हीं की हुई है 10 और 30 की, तो जितना खर्चा हो गया 40 लाख का वो भी आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो ये दोनों लेस हो जाएंगे तो टैक्सेबल हो गया 13,12,500। और इसमें अनोनिमस डोनेशन है वो भी अपन को देखना पड़ेगा कि वो आपका कितना टैक्सेबल होगा। देखो इसने एनोनिमस डोनेशन यहाँ जोड़ के बताया कि टोटल 30 लाख का एनोनिमस डोनेशन यहाँ से लिया, उसमें से 7.5 लाख रुपए आप यहाँ टैक्सेबल ऑलरेडी कर चुके हैं, बाकी का टैक्सेबल हो जाएगा 22,50,000 रुपए। इसने यहाँ जोड़ के दिखाया, वैसे अलग से दिखाना चाहिए क्योंकि 13,12,000 पे तो नॉर्मल टैक्स रेट लगेगा और 22,50,000 पे 30% का टैक्स रेट लगेगा, तो इसे जोड़ के दिखा दिया, वैसे ही अलग अलग दिखाना चाहिए।